शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। भक्ति और आस्था की बात सबसे पहले। आज की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की अमरनाथ घाटी से आई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अभी तक आप शायद यही जान रहे होंगे कि खराब मौसम और रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से आज यात्रा स्थगित कर दी गई। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आज भी 5000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं और इसके साथ ही यात्रा शुरू होने के पहले 15 दिनों में पवित्र हिंद शिवलिंग के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2,51,000 के पार पहुंच गई है। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि लैंडस्लाइड और बारिश से खराब हुए रास्तों को दुरुस्त करने में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम जी जान से जुटी हुई है। रास्ते से मलबे को हटाया जा रहा है और इस बीच सेना के जवान तीर्थ यात्रियों को चाय, पानी और खाना मुहैया करा रहे हैं। यात्रा मार्ग में रुके बाबा अमरनाथ के भक्तों को उम्मीद है कि कल उन्हें एक और गुड न्यूज़ मिलेगी। मौसम साफ होगा, रास्ते ठीक होंगे और वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ घाटी की ओर फिर से निकलेंगे। हम लोग मुंबई से आए हैं अमरनाथ यात्रा करने के लिए। 10 साल की मनोकामना पूरी हो ये साल में पूरी हो रही है और यात्रा हमारी पूरी ही हो जाएगी। ऐसे ही अमरनाथ बाबा बर्फानी के सामने हम दुआ करेंगे और ये यात्रा पूरी ही हो जाएगी उनके आशीर्वाद से। एकदम पूरा जोश है, पूरा जोश है। जय बाबा बर्फानी। हम आगे जाके ही रहेंगे, हम पूरी यात्रा कंप्लीट करने वाले हैं। बस यही कामना है हमारी। या अभी हमको तो पता चला है कि थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, लेकिन हमारा जोश तो है। अभी हमको वहाँ पे जाना ही जाना है। कहा जाता है जहाँ श्रद्धा और आस्था होती है, दृढ़ विश्वास होता है, उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अमरनाथ यात्रा में भले ही मौसम महादेव के भक्तों की परीक्षा ले रहा हो, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह कठिन हालात के बावजूद चरम पर है। मैं लखनऊ से आया हूं और मुझे यात्रा करने पे जाना है, लेकिन यहां कल लैंड स्लाइड हो गया है। उसकी वजह से यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। हमको भी प्रशासन का सहयोग करना है और प्रशासन के आदेश का इंतजार है। यात्रा जब खुलेगी तो हम लोग यात्रा पे जाना है मुझे। ठीक, जय भोलेनाथ की, बम बम भोलेनाथ। 16 जुलाई को शाम करीब 7:15 बजे हुई तेज बारिश ने निर्बाध रूप से चल रही यात्रा में खलल डाल दिया। लगातार बारिश के चलते रायल पथरी और ब्ररी मर्ग के बीच जेड मोड़ पर लैंडस्लाइड हो गया। यात्रा मार्ग में लैंडस्लाइड और मौसम के बिगड़े तेवर को देखते हुए आज की यात्रा स्थगित कर दी गई। बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर यात्रा को रोक दिया गया। अमरनाथ यात्रा आज के दिन के लिए सस्पेंड कर दी गई है। कल बालतल का जो ट्रैक है, जो रूट है गुफा की तरफ, वहां के रेल पथरी इलाके में जो लगातार बारिशें हो रही थी उसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग, रॉक स्लाइडिंग हुई और उसमें जो है कई यात्री फंस गए। जो प्रशासन है, जो माउंटेन रेस्क्यू टीम, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री आर्मी, जो भी लोग वहां थे, एसडीआरएफ, उन्होंने बचाव कार्रवाई शुरू की और यात्रियों को जो है वहां से बाहर निकाला, खतरे के जोन से बाहर निकाला। बारिश और लैंडस्लाइड से अमरनाथ यात्रा मार्ग पर मलबा और कीचड़ भर गया, जिसे हटाया जा रहा है। इस काम में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जोर शोर से जुटा है। दोनों मार्गों पर यात्रा बहाली के लिए बीआरओ के जवान और मशीनें दिन रात काम कर रही हैं। मौसम सही रहा तो कल यानी 18 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो सकती है। फिलहाल सेना और स्थानीय प्रशासन का पूरा ध्यान इस बात पर है कि रास्ते में फंसे अमरनाथ तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। भारी
बारिश और लैंडस्लाइड के बीच सेना के जवानों ने देवदूत बनकर श्रद्धालुओं को बचाया और उनकी मदद की। ब्ररी मर्ग में तैनात सेना की टुकड़ी ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन किया और इलाके में फंसे हजारों यात्रियों को शेल्टर दिया। श्रद्धालुओं को चाय, पीने का पानी और भोजन मुहैया कराया। 500 लोगों की कैपेसिटी थी, उनके सिर्फ 500 लोगों की यानी ये कर सकते थे, वो मैनेज कर सकते थे, मगर उन्होंने 2500 से 3000 लोगों को उन्होंने अपने कैंप में मैनेज किया है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ऐसे लगता है कि उन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा, बट हमको पूरी सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने तो उनके कैंप में मैं रुका हूँ, मैंने उनका टिफ़िन ऐसे हाथ में पकड़ के देखा है, उनका टिफ़िन वैसे के वैसे ही भरा है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई इंडियन आर्मी। जय हिंद, जय भारत। सेना मौजूदा हालात को मॉनिटर कर रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए चलाए जा रहे सुरक्षा बलों के ऑपरेशन शिवा के तहत सेना के 8500 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। सेना के जवान स्थानीय प्रशासन की मदद कर रहे हैं। 150 से ज्यादा डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ भी तैनात है। सेना ने 9 मेडिकल सहायता केंद्र और 100 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया है। इसके अलावा 25,000 लोगों के लिए इमरजेंसी राशन का इंतजाम है। क्विक रिएक्शन टीम की भी तैनाती की गई है। 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी पूरे यात्रा मार्ग पर मौजूद हैं। हर बार की तरह इस बार भी यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए पूरा अमला लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में भले ही मौसम खराब हो, लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। देश भर से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 2.5 लाख भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। मैं पूरे भारतवासियों को मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी इस दर्शन का लाभ लो और पूरे मौज मस्ती के साथ यहाँ पे आए। इस कार्यक्रम में पूरे भक्त और जोश के साथ चल रहे और पूरी इंडियन आर्मी इसका बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा। यहाँ आके सब कष्ट दूर हो गए। बाबा की कृपा ऐसे ही बनाई रहे। पूरे देशवासियों को मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ आइए। इतना दुर्गम स्थान है, बाबा ऐसे स्थान पे बैठे हैं, आपको जरूर आना चाहिए यहाँ पे और एक बार बाबा के स्थान के दर्शन जरूर करने चाहिए। और इस यात्रा में जो सबसे पूरा आनंद है यहाँ की यात्रा का, आप इस यात्रा में आते हैं, पूरा आनंद बाबा आपको इतनी शक्ति प्रदान करता है, इतनी शक्ति प्रदान करता है बाबा आपको कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप यहाँ कब पहुँच गए। हर हर महादेव, बाबा सब पर कृपा बनाए। 3 जुलाई से शुरू हुई बाबा बर्फानी की ये यात्रा 9 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेगी। भक्तों में जिस तरह का जोश दिखाई दे रहा है, उससे यही लग रहा है इस बार भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। फिलहाल यात्रा सस्पेंड। अभी तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो गुफा के दर्शन कर चुके हैं और अभी भी रजिस्ट्रेशंस का जो एक सिलसिला है वो चल रहा है। रजिस्ट्रेशन जो है अभी भी लोग करा रहे हैं यात्रा के लिए। यहाँ पर से मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करेंगे एक ऐसी पहल की जो निस्वार्थ है, जरूरतमंदों की भलाई और सेवा के लिए प्रेरित करती है। बात हम कर रहे हैं जयपुर के एक डॉक्टर की, जिन्होंने अपने गुरु से प्रेरणा लेकर सेवा और समर्पण का रास्ता चुना और पिछले 4 साल से किडनी पेशेंट्स का मुफ्त में डायलिसिस कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 10 करोड़ लोग CKD यानी कि क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित हैं। इनमें से करीब 3 लाख लोगों को हर साल डायलिसिस या फिर किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब पिछले 4 साल में अपने अस्पताल में करीब 10,000 मरीजों का मुफ्त डायलिसिस कर चुके हैं। यह अस्पताल उन जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा बन गया है जो डायलिसिस का महंगा खर्च नहीं उठा सकते। डॉक्टर भगवान का रूप कहे जाते हैं तो जयपुर का ये अस्पताल निश्चित रूप से भगवान का वो मंदिर है जहां किडनी मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। जयपुर का ये अस्पताल निस्वार्थ सेवा की मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ पे अच्छा डायलिसिस होती है सबसे बढ़िया, और फैसिलिटी भी अच्छी है यहाँ पे डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छा देखते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा। यानी इतना चैरिटी के इससे अच्छा नहीं है कोई भी देखने के। हमारे को बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे, टाइमिंग सब चीज़ का, डायलिसिस भी अच्छी होती है हमारे यहाँ पे। आज मेरे को 7 साल हो गए डायलिसिस होते हुए। ये जब खुला था जब से आया मैं 4 साल हो गए डायलिसिस यहाँ करते हुए, और बाकी सब जगह से बेस्ट है ये डायलिसिस के लिए हमारे लिए। नाइस, कोई सर्विस में कमी नहीं है, बहुत मदद कर रहे रिटायर्ड पर्सन।
श्री कंचन डायलिसिस सेंटर किडनी के मरीजों के लिए एक जीवनदायी सेवा केंद्र है। इसकी स्थापना जुलाई 2021 में डॉक्टर पीयूष माथुर ने की थी। बीते 4 सालों में ये सेंटर अब तक 10,000 से ज्यादा निशुल्क डायलिसिस कर चुका है। यहाँ हर महीने 200 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त डायलिसिस हो रहा है। 2021 जुलाई से हम लोग इस सेंटर को जन सहयोग से चला रहे हैं और अब तक हम लगभग यहाँ पर 10,000 डायलिसिस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट चार्जिंग इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम पेशेंट्स हम लोग यहाँ कर चुके हैं। तो हर महीने लगभग 200 डायलिसिस हम लोग यहाँ पर करते हैं। डायलिसिस एक महंगा इलाज है। गरीबों के लिए इसका खर्च उठाना आसान नहीं है। ऐसे में ये अस्पताल मरीजों की आर्थिक स्थिति देखते हुए उन्हें डायलिसिस की सुविधा देता है। डॉक्टर माथुर के मुताबिक एक डायलिसिस पर औसतन 1000 से 1200 रुपए का खर्च आता है और पूरे महीने का कुल खर्च 2.5 से 3 लाख रुपए तक हो जाता है। बावजूद इसके आज तक किसी मरीज से एक भी पैसा नहीं लिया गया। ये सेवा पूरी तरह से दानदाताओं के सहयोग से संचालित हो रही है। मैडम, जिनकी किडनी खराब हो जाती है, जिनको हम CKD किडनी फेलियर पेशेंट्स कहते हैं, उन पेशेंट्स के पास में 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो ट्रांसप्लांट कराएं या ज़िंदगी भर डायलिसिस कराएं। तो डायलिसिस जो है वो लोगों का सप्ताह में 2 बार या 3 बार होता है और हर डायलिसिस सेशन का मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में लगभग 2,500-3 हज़ार के आसपास का खर्चा आता है, जो अप्रॉक्सीमेटली महीने में लगभग 25-30 हज़ार का खर्चा एक व्यक्ति को वहन करना पड़ता है अपने डायलिसिस करवाने के लिए, अगर उसे महीने में 8 से 12 बार डायलिसिस कराना है। तो किसी भी और व्यक्ति के लिए महीने में 25, 30, 35 हज़ार रुपये निकालना, तो बस इसी भाव के, चूँकि मैं खुद एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे मालूम है कि किस कदर पीड़ा होती है इन पेशेंट्स को, किस तरह लोगों की ज़मीनें बिक जाती है, लोगों के घर बिक जाते हैं डायलिसिस कराने में। डायलिसिस में ना केवल वो पेशेंट बल्कि उसका पूरा परिवार सफ़र करता है। तो ऐसे में ही विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा डायलिसिस सेंटर खोला जाए जहां हम सभी की फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस कर सकें। और ईश्वर की असीम कृपा है कि पिछले 4 साल से हम लोग ये डायलिसिस सेंटर जन सहयोग से चला रहे हैं। समय के साथ अस्पतालों में इलाज का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे दौर में जयपुर का ये अस्पताल जरूरतमंद परिवारों का सबसे बड़ा सहारा बन गया है। मेरे फादर यहाँ पे लास्ट 4 इयर्स से करा रहे हैं। 2021 में डायग्नोस हुए थे एंड द सर्विसेज इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे सब जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है एंड यहाँ के जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव एंड काइंड फॉर अस। डॉक्टर पीयूष माथुर को कंचन डायलिसिस सेंटर बनाने और निस्वार्थ सेवा का विचार कैसे आया, ये जानना भी जरूरी है। पीयूष माथुर एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और इस सेवा की प्रेरणा उन्हें गोवर्धन पीठाधीश्वर संत कृष्णदास कंचन महाराज से मिली। साल 2018 में कंचन महाराज के इलाज के दौरान दोनों के बीच एक विशेष आत्मीय संबंध बन गया, जिसके बाद कंचन जी महाराज ने डॉक्टर माथुर को अपना पुत्र घोषित कर दिया। इसी भावनात्मक क्षण ने डॉक्टर माथुर के मन में समाज सेवा की नई सोच को जन्म दिया। 2019 में कंचन महाराज के देहावसान के बाद डॉक्टर पीयूष माथुर ने संकल्प लिया कि वे उनके नाम से एक सेवा केंद्र शुरू करेंगे। इस तरह श्री कृष्ण कंचन सेवा ट्रस्ट की स्थापना हुई। वो हमेशा कहा करते थे कि जिस ढंग से आप निश्चल भाव से, बिल्कुल एकदम निस्वार्थ भाव से रहने के लिए वो कहते थे, और उन्होंने मुझ पर असीम प्रेम बरसाया, यहाँ तक कि मुझे अपना पुत्र मानने लगे थे वो। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगा, उनकी कभी कहीं बातों से मुझे महसूस हुआ कि वो चाहते हैं कि मैं शायद दुनिया के लिए कुछ ऐसा काम करूं जो बिल्कुल निस्वार्थ हो। डॉक्टर माथुर ने साल 2021 में इस डायलिसिस सेंटर की नींव रखी थी। परिवार और कुछ दोस्तों की मदद से बहुत जल्द ही ये डायलिसिस सेंटर मरीजों की सेवा में जुट गया। फिलहाल इस सेंटर में डायलिसिस की 5 मशीनें हैं, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जल्द और मशीनें लगाने की तैयारी है। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको एक ऐसे क्लासरूम लिए चलते हैं जिसकी दीवारें गन्ने के कचरे से बनी है, और खास बात यह है कि यह न सिर्फ देश का बल्कि दुनिया का पहला ऐसा क्लासरूम है। इस क्लासरूम को बनाने में 3500 ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गन्ने का रस निकलने के बाद बचे बगास से बनी है। दावा ये किया जा रहा है कि इन ईंटों से बनी इमारतों पर भूकंप, गर्मी, सर्दी, बरसात
और प्रदूषण का भी कोई असर नहीं होता। गन्ने से बनी ईंटें पारंपरिक ईंटों की तुलना में हल्की हैं और सस्ती भी हैं। नोएडा के पंचशील बालक इंटर कॉलेज में आम सा दिख रहा ये क्लासरूम बेहद खास है, क्योंकि मिट्टी या कंक्रीट ईंट के बजाय गन्ने के वेस्ट से ये अस्तित्व में आया है। चीनी मिलों की राख से बने इस क्लासरूम को पहाड़ी घरों जैसा आकर्षक लुक मिला है। ये कमरा देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का ऐसा पहला क्लासरूम है जो गन्ने के कचरे से बनी ईंटों से बनकर तैयार हुआ है। नोएडा में ये क्लासरूम दुनिया का पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो गन्ने के वेस्ट से तैयार किया गया है। गन्ने का वेस्ट यानी कि जूस निकालने के बाद उसका जो बुरादा बचता है उससे ईंट बनाई गई, ब्लॉक बनाई गई और उन ब्लॉक से इस क्लासरूम को तैयार किया गया है। ये दुनिया का पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन बन गया है जो कि शुगर केन यानी कि गन्ने के वेस्ट से तैयार किया गया है। गन्ने के कचरे से बनने वाली ईंटों को शुगर क्रीट कहा जाता है। शुगर क्रीट गन्ने से रस निकालने के बाद बचे हुए बगास और दूसरे खनिज पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। मिट्टी की ईंटों की तुलना में बगास से बनी ईंटों के निर्माण में कम कार्बन उत्सर्जन होता है। इस क्लासरूम को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ये क्लासरूम बच्चों को भूकंप, प्रदूषण, सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाएगा। इस क्लासरूम को बनाने में ईंट के कचरे से बनी 3500 ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। क्लासरूम के बाहर ही लगे इस छोटे से पोस्टर को देखकर समझ में आ जाएगा कि देखिए जो गन्ना होता है उसका जो वेस्ट है, बुरादा है, उस बुरादे से ये छोटे छोटे ब्लॉक्स तैयार किए गए, ये जो हम देख रहे हैं, और फिर इन्हीं ब्लॉक्स के ज़रिए ये पूरा क्लासरूम तैयार किया गया। इसका फ़ायदा क्या है? दरअसल गन्ने के ब्लॉक से बने इस रूम का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से हमेशा काफ़ी अलग होगा। अगर गर्मी है तो अंदर टेम्परेचर कम होगा, बाहर ज़्यादा होगा। अगर सर्दी है तो बाहर टेम्परेचर कम होगा, अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और ये पूरी तरह से भूकंपरोधी है, फायर प्रूफ है, इसमें आग नहीं लग सकती। और सबसे ख़ास बात अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस क्लास को बनाने में 3500 शुगर क्रीट यानी कि गन्ने के जो ब्लॉक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। क्लासरूम के अंदर और बाहर के तापमान में भी साफ अंतर महसूस किया जा सकता है। बाहर की गर्मी की तुलना में अंदर का तापमान कुछ हद तक ठंडा लग रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि क्लासरूम के अंदर की वायु गुणवत्ता यानी AQI भी बाहर की तुलना में करीब आधी दिखती है, जिसकी वजह से ये क्लासरूम आरामदायक होने के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य के लिहाज से भी ज्यादा सुरक्षित लगता है। जिस शुगर क्रीट से यानी कि गन्ने के बुरादे से जिन ब्लॉक्स के इसको तैयार किया गया है उसका एक नमूना यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए ये वही ब्लॉक्स है जिसके ज़रिए इसको तैयार किया गया। और ये जो नॉर्मल ईंट होती है उससे वज़न में भी ये काफ़ी हल्की, देखिए मैंने आराम से इसको उठा लिया है। इसका वज़न जो नॉर्मल ब्रिक्स होती है उससे काफ़ी कम आपको उठाने में पता चलेगा। दूसरी बात आप देखिए कि इस रूम में भी ये मीटर लगा हुआ है जो कि पोल्यूशन मीटर है। बाहर का जो अभी हम AQI अगर हम बात करें जहाँ पर हम खड़े हैं नोएडा की, तो बाहर का AQI लगभग 80 के आसपास है, लेकिन इसमें आप देखिए जो PM 2.5 है वो 14 है, जो PM 10 है वो 26 के आसपास है। मतलब इन ब्रिक्स ने कितना साफ इस कमरे को कर दिया है, आसपास के एनवायरनमेंट को भी ये ब्रिक्स साफ करने में मदद करता है। पारंपरिक तौर से बनी ईंटों की तुलना में शुगर क्रीट यानी गन्ने के कचरे से बनी ईंट 6 गुना कम कार्बन फुटप्रिंट छोड़ती है। कंक्रीट के बड़े से चबूतरे पर बनी शुगर क्रीट ब्लॉक्स को इंटरलॉक करने के लिए सीमेंट की जगह चूने का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है इस क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चों को इनसे बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट की सीख मिलेगी। हमारे यहाँ वेस्ट मटेरियल्स को लेकर काफ़ी एक्टिविटीज़ भी हैं और बच्चे जागरूक भी हैं। और शुगर क्रीट के मामले में भी बच्चों को ये जानकारी है कि गन्ने के वेस्ट से ये इस कमरे को बनाया गया है और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में ये इसका निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन और इंडिया मैन्युफैक्चर केमिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है, जिसकी वजह से बच्चों में भी इस क्लासरूम के निर्माण के बाद पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ी है। पर्यावरण के संतुलन को लेकर उनकी समझ में भी इजाफा हुआ है। ये जो क्लासरूम बना है ये गन्ने की जो बुरादा होता है उससे उसकी ईंटें बनी हुई हैं, जो कि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती हैं
और क्या कहते हैं, ये भूकंप जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनको झेल सकता है। इसको देख के ये लगता है कि जो वेस्ट चीज़ें हैं हम उन्हें रीयूज़ करके या फिर रिसाइकल करके अपने घरों में यूज़ करेंगे तो वेस्ट कम हो जाएगा, और लैंडफिल से जो अलग अलग गैसेस निकलती हैं, पोल्यूशन बढ़ता है, वो नहीं होगा, जिसके कारण हम भी बीमार कम पड़ेंगे और लोग भी कम से कम बीमार होंगे। पॉल्यूशन जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और पॉल्यूशन को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा चांस मिला है हमें। अगर देखा जाए नोएडा का पॉल्यूशन बाहर में बहुत सारा है और इस रूम में आकर वो बहुत ही कम हो जाता है। क्लासरूम की छत के निर्माण में स्टील फ्रेम का इस्तेमाल है। कमरे में रोशनी के लिए छत में क्लेरेज स्टोरी खिड़कियां बनाई गई हैं, जहां से दिन के समय नेचुरल लाइट अंदर आती है, साथ ही वेंटिलेशन की सुविधा भी मिलती है। सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा ये ट्रायल सफल होता है तो ऐसे और भी क्लासरूम का निर्माण किया जाएगा। आने वाले समय में एनसीआर में भी कंक्रीट की जगह शुगर क्रीट से बने स्कूल, ऑफिस और मकान देखे जा सकेंगे। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।